नमस्कार दोस्तों। आज प्रथम पीयूसी के 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा और उन लेखक के बारे में भी हमने पढ़ा। तो भीमराव आम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने किस तरह से अपनी तकलीफ़ का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए, हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तदुपरांत मैट्रिक की परीक्षा कब उन्होंने पास की तथा उनका विवाह किसके साथ हुआ, कब हुआ, कितनी आयु में हुआ, ये सब हमने देखा। और साथ ही साथ पढ़ाई के बारे में भी हमने देखा कि वे कॉलेज के लिए मतलब आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए विवाह के बाद और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिए। तो वहाँ पे और 25 रुपये प्रति मासिक छात्रवृत्ति भी स्वीकार करते हैं, बड़ौदा के महाराजा उन्हें देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 1913 में वे बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट बन के भर्ती होते हैं, ये भी हमने देखा। ये बात उनके पिताजी को खलकने लगती है और फिर वे उस भर्ती के 15 दिन बाद मतलब 2 फरवरी 1913 को इनके पिताजी रामजी सूबेदार की मृत्यु हो जाती है। तब घर का दायित्व या तो घर की जिम्मेदारी पूरी भीमराव के ऊपर ही आन पड़ती है। तो ये यहाँ तक हमने देखा और साथ ही साथ वे शिक्षा पाने की भी उत्साहित थे। तो यहाँ तक हमने देखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से दूर था। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि बड़ौदा के रियासत में एक नई योजना आती है। उसमें मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की योजना तय की जाती है। तो उस चयन में भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर था। तो उन्होंने वहाँ पर ट्राई करते हैं, तो एप्लीकेशन डालते हैं। लेकिन उस योजना का एक नियम था कि भीमराव हो या चाहे कोई भी हो, उन्नत शिक्षा प्राप्त करके जब वापस हमारे देश आते हैं तो उनको यहाँ पर एक शपथ पत्र में हस्ताक्षर करना था कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वे आकर बड़ौदा रियासत में ही सेवा करनी पड़ेगी। इस तरह से एक नियम बनाए थे। तो उस नियम को हस्ताक्षर करते हुए 1913 जुलाई के अंत में भीमराव अंबेडकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर दाखिला ले लेते हैं। तो ये देखिए, अछूत परिवार में या तो अछूत जाति में सबसे श्रेष्ठ मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने वाले भीमराव थे। तो ये उन्नत शिक्षा के लिए विदेश भी गए थे, तो भी ये भी सभी लोगों की कल्पना से दूर था। इस तरह से हमने देखा। अमेरिका में भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला। वहाँ पे जाति भेदभाव ये सब कुछ नहीं दिखा। तो जहाँ किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और ना ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव की पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ रहे थे। अमेरिका में उधर प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण मतलब
धन ना होने के कारण भी भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ाई करते थे। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर 18 घंटे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई। 18 घंटे पढ़ने की वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और उनको तब चश्मा लगता है। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अध्ययन किया। सन 1915 ईस्वी में उन्होंने एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। तो देखिए, वे यहाँ पे जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में आते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में आते हैं, तो वहाँ पे ये अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र। इन सभी विषयों का अध्ययन करके 1915 में ये एमए की पदवी प्राप्त करते हैं तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं। ये अब भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए थे। इस तरह से हमने देखा। तो सन 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस डीएसी की तैयारी करने की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिया। तो देखिए, इतना ही नहीं, इतना पीएचडी होने के बाद भी फिर ये लंदन चले गए 1916 में, और वहाँ पे भी ये साइंस के विषय में डॉक्टरी प्राप्त करने की तैयारी करने लगे थे। वहाँ के प्रोफेसरों ने उन्हें अनुमति भी दे दी थी और इन्होंने शोध कार्य भी प्रारंभ कर दिया, मतलब रिसर्च करना भी प्रारंभ कर दिया था। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है, और 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर बम्बई पहुँचे। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बड़ौदा की, जब ये और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, तो वहाँ पे बड़ौदा की रियासत की उस योजना की, या तो छात्रवृत्ति की योजना के हिसाब से छात्रवृत्ति खत्म होते ही ये वापस लौटकर शपथ पत्र के अनुसार या तो शर्तों के मुताबिक अंबेडकर जी को बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक काम करना था या तो सेवा करनी थी। तो अंबेडकर को जैसे ही यहाँ पर बड़ौदा के दीवान पत्र लिखते हैं तो तुरंत वहाँ से रवाना होते हैं, और होते समय वहाँ के विश्वविद्यालय में, लंदन की विश्वविद्यालय में यहाँ पर बताया कर जाते हैं कि 1921 तक अधूरी पढ़ाई भी पूरी की जा सकती है। तो ऐसे यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूत-छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर जी का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी
पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तो देखिए कितना अन्याय अत्याचार हुआ होगा। तो अमेरिका में लंदन में जब थे तो बहुत ही आराम सुकून से थे, मतलब जात पात भेदभाव सब कुछ नहीं था। लेकिन जब फिर बड़ौदा रियासत में आए तो फिर से ये जात पात का भेदभाव प्रारंभ होता है। उनको रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती। फिर नाम बदल कर रहने के लिए पारसी की धर्मशाला में रहने लगते हैं। तो जब पता चलता है तो उनको वहाँ पर भी धिक्कार मिलता है और वहाँ पे भी कठोर टीका मिलती है, अन्याय होता है। तो ये उनके मन को बहुत ठेस पहुँचती है, दुख होता है। और जब भी ये किस्सा याद आता है तो उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। तो इन अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में 450 के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई ही पूरी करने के लिए की थी। सिडनेहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। तो देखिए इनकी पढ़ने की इच्छा कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकी योग्यता के बल पर ही ये अग्रसर होते हुए आगे और भी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अंबेडकर जी ने 1918 में 450 मासिक वेतन, मतलब पर मंथ 450 रुपये के हिसाब से वे सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होते हैं। ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो अधूरी पढ़ाई छोड़ी थी, वे अधूरी पढ़ाई लंदन में जो छोड़ कर आए थे उसे पूरा करने के लिए ये पार्ट टाइम जॉब की तरह कर रहे थे। और यहाँ से जितना भी पैसा मिलता था उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ये आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहते थे। लेकिन इस कॉलेज में जाने के बाद भी यहाँ पर भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी उन्हें यह अन्याय सहना पड़ा। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। तो देखिए कब तक ये अन्याय सहा जाए, कब तक अंबेडकर को ये अन्याय अत्याचार सहने की शक्ति है। तो ऐसे मुझ जैसे कई लोगों पर भी अन्याय होता होगा, ऐसे सोचकर अंबेडकर जी ने अब अंबेडकर की जगह अगर कोई होता तो तलवार या बंदूक उठाता। लेकिन अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे उनके अहिंसात्मक तरीके से ये पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने के लिए आगे बढ़े। तो तब उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। तो जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, मतलब कम जात के लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उसे दूर करने के लिए लोगों को समाज में जागरूक करना आरंभ कर दिया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगे का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज ने भी उनकी सहायता की। तो देखिए आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि अंबेडकर जी ने कौन सा पत्र प्रारंभ किया, कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया। तो इस तरह से पूछेंगे तो मूक नायक लिखना पड़ेगा। मूक नायक का मतलब होता है गूंगे का नेता, गूंगों का नेता। तो इस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और एक प्रश्न आपको यहाँ पर आ सकता है कि मूक नायक समाचार पत्र का आरंभ करने के लिए कोल्हापुर के कौन से महाराजा ने सहायता
की थी, या तो कौन से महाराजा ने सहायता की थी? तो आपको लिखना पड़ेगा कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज ने इनकी सहायता की थी। तो ऐसे आपको 1 मार्क्स के लिए इस पैरा में 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो इनको याद रखना पड़ेगा कि अंबेडकर ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो आपको लिखना पड़ेगा मूकनायक। कौन से राजा ने इनकी समाचार पत्र प्रारंभ करने के लिए सहायता की? तो इस तरह पूछेंगे तो कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज ने की थी। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम आगे के अध्याय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें कोई संदेह हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।